नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ओम प्रकाश राजभर ने डंके की चोट पर बगावत कर दी है। खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि मोदी योगी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आप देख सकते हैं कि हार के बाद ओम प्रकाश राजभर का पहला बयान निकलकर सामने आया है और बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इसमें उनका कहना है कि हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया है, दूसरे दलों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। और इसके बाद हम जब चुनाव हार गए हैं तो यहां पर साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश पर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश 4 PM पर आप इनको लगातार सुनते हैं और उत्तर प्रदेश की कोई खबर हो तो इनसे बेहतर कोई जानकारी दे नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है करीम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सारे के सारे सियासी समीकरण पलटते हुए नजर आ रहे हैं, अब इन सबके बीच तो बयानबाजी भी शुरू हो गई। ओम प्रकाश राजभर बोले हैं और ऐसा बोले हैं तो आप समझ सकते हैं कि बगावती सुर अपने चरम पर है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ओम प्रकाश के मुंह पर ताला लगा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो समीक्षा कर रहे थे। अभी भी वो समीक्षा ही कर रहे हैं। लेकिन आज जो समीक्षा बैठक जब वो कर रहे थे रसड़ा में और वो अपने कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया है। और मुझे तो ये लगता है कि यूपी की सियासत में आज की तारीख में ये सबसे बड़ा बयान है और भूचाल लाने वाला ये बयान है। और जरूर यहां पर बीजेपी की नींदें उड़ गई होंगी। बीजेपी के लिए जनक ये बयान है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जाति समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब ये बयान दिया है हार के बाद, जिस तरीके से उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी में हार का सामना करना पड़ा, कोई छोटी हार नहीं, बड़ी हार उनको वहां पर झेलनी पड़ी। उसको लेकर अब राजभर का यह कहना कि जो है हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, बाकी दलों ने नहीं किया, और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जनता ने जो है योगी मोदी को नकार दिया है। अपने आप में बहुत अब बड़ा इसके बयान। ये कोई छोटा बयान नहीं प्रियंका जी, बहुत बड़ा बयान है कि एनडीए के एक बड़ा दल है, कोई छोटा दल नहीं। अगर हम देखें पूर्वांचल में उनका एक अपना जनाधार है और एक बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल में उनका है ओम प्रकाश राजभर का, और उनका ये कहना कि जनता ने योगी मोदी को नकार दिया है, तो अब आप समझ सकती हैं। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से पूर्वांचल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, 27 सीटों में मात्र 17 सीटें जो है 17 सीटें हार जाती है, वो 17 सीटें मिलती है इंडिया अलायंस को। और उस तरीके तो से पूर्वांचल में देखा जाए तो पहले ही स्थिति को भाप लिया गया था, लेकिन जो बयान दिया गया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से करीम, ये बहुत बड़ा बयान है। इस मायने में भी बड़ा हो जाता है क्योंकि अरविंद राजभर के बेटे के लिए आपने भी रिपोर्ट किया, मैंने भी खबरें दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक प्रचार करने के लिए गए। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि मंच पर हंसी टिटोली करते हुए नजर आए, अरविंद राजभर को मुक्का मारते हुए नजर आए। और अरविंद राजभर तो लोटपोट हुए जा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के चरणों में। आपने देखा था कि किस तरीके से प्रचार करने के लिए गए, और तस्वीरें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पैर छुए, वो भी घुटनों के बल बैक पर। इसके बाद तो राजभर समाज ने भी कहा कि ये लोग पैरों पर आ गए हैं, दलाली कर रहे हैं इस तरीके के, और बगावत भी हो गई। तो अपने आप में आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी की सीट पर प्रचार करने नहीं गए, अरविंद राजभर की सीट पर प्रचार करने गए, अब उसके बाद भी हार गए अरविंद राजभर, तो ठीकरा किसके सर जाएगा? देखिए, जो बीजेपी के लोकल नेता हैं वो शुरुआत से ही जब टिकट का ऐलान हुआ कि अरविंद राजभर वहां से लड़ेंगे, तो तभी से बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। आपने एक तस्वीर देखी होगी कि वहां के जो बीजेपी के लोकल नेता थे वो ये नारा लगा रहे थे कि योगी मोदी से बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। इस तरह के वहां पर नारे लग रहे थे। आपने जैसा कि जिक्र किया कि योगी मोदी जो है स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं घोसी में। उसके पीछे की वजह यह है कि मात्र एक सीट आपने उनको दी। अब भाई जब एक सीट दी है तो वो सीट भी तो आपको जीतनी है ना। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है बीजेपी और एनडीए ने पूरा जोर लगा दिया कि हमको घोसी सीट निकालनी है तो निकाल ली, क्योंकि घोसी से अगर हमने जीता तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो नाराजगी पहले से थी। और ये बात शायद राजभर को पता भी था कि जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है। और राजभर देखिए कोई खेला ऐसा नहीं कि अगर वो खेला कर देंगे, वैसे तो मुझे तो लगता है कि इस बयान के बाद खेला करना बिल्कुल तय है, वरना तो देते ही नहीं। और वो पहले से खेला करते आए हैं। आप
पहले भी बीजेपी के आधा साथ रहे, उसके बाद भी आप सपा के साथ आए, आप वहां भी रहे, उसके बाद आप एनडीए के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ आए, और फिर आप जब चुनाव हार जाते हैं तो आप इस तरीके का बयान देते हैं कि जो है हमने अपना पालन निभाया, गठबंधन का पालन निभाया, और जो है बाकी लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो इस तरीके का आरोप बता रहे हैं कि हो सकता है राजभर जल्द ऐलान कर दे और वो कल्टी मार ले। कल्टी मार भी लें तो फिर भी देखा जाए तो राजभर की राजनीति जो है वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पब्लिक ने भी नकार दिया है, राजभर समाज ने भी नकार दिया है। हालत इतनी खराब हो गई है और डूबती हुई नाव का सफर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अभी 80 दावा किया जा रहा था 80 में से 80 सीटें आएंगी। अगर मान लीजिए, वैसे तो बीजेपी की इतनी हालत खराब थी, हमें पता था नहीं आएंगे, अगर मान लीजिए इतनी सीटें आ गई होती तब तो राजभर को लोग गले लगा लेते। लेकिन बीजेपी किस तरीके से मतलब की राजनीति करती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में देखा जाए, फिर चाहे वो बिहार में देखा जाए, अब वही कुछ उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ भी बगावती सुर अपना रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश का पूरा काया पलट ही होने वाला है? क्योंकि खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बगावत की तैयारी है। क्या शुरुआत राजभर ने कर दी है? आप देखिए, शुरुआत राजभर ने नहीं की है, शुरुआत यहाँ पर हुई है प्रियंका जी माफ कीजिएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा आपने देखा कि इस वक्त कितना जोरों से चल रहा है, खासकर मुजफ्फरनगर सीट से ये पूरा मामला उठता है रिजल्ट के बाद। वहां पर बीजेपी के दो बड़े नेता, संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी थे, और संगीत सोम जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक, उन दोनों में किस तरीके से मारकाट चल रही है। संजीव बालियान संगीत सोम पर आरोप लगाते हैं कि जो है संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया। अब आप सोचिए कि एक बीजेपी का प्रत्याशी अपने ही बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व बड़े नेता के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने जो है सपा के प्रत्याशी को वहां पर लड़वाया। और उसके बाद फिर संगीत सोम जब पलटवार करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हैं संजीव बालियान के ऊपर। तो ये बगावत देखिए आपस में किस तरीके से मारकाट चल रही है, वहां से शुरू होती है। उसके बाद कल की घटना आपको हम बताएं, कल भूपेंद्र चौधरी अवध क्षेत्र के तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको बुलाते हैं और उनके साथ एक बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं कि आखिरकार वजह क्या थी। तो उसमें यह खबर आती है कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो आरोप ये लगाते हैं कि उनकी हार के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही विधायक और अपने ही कार्यकर्ता है जो उनकी हार की वजह का कारण बने। अब आप सोचिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर अवध, अब कहां? पूर्वांचल। तो पूरा यूपी, अब देखिए पूरे यूपी में यूपी बीजेपी जो है किस तरीके से आपस में मारकाट चल रहा है, इसके संकेत बहुत बड़े हैं। देखा जाए करीम तो पूरे एनडीए में ही मारकाट चल रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया कि हमारे सिर पर मत ये ठीकरा फोड़ो कि हम महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जो 400 पार का नारा दे दिया गया था, इससे सिनेरियो गलत सेट हो गया है। तो देखा जाए तो पूरी सिर्फ टव्वल मची हुई है, बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं और कभी भी कोई भी बगावत कर सकता है, साफ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि अखिलेश यादव ने जहां 37 सीटें लेकर भी किसी तरीके की कोई कुर्सी नहीं मांगी, एनडीए के साथ नहीं गए, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए इन लोगों की सत्ता भी आ गई, सत्ता में शामिल भी हैं, कैबिनेट में मंत्री पद भी मिल रहे हैं। फिर चाहे वो जयंत चौधरी की बात की जाए, अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, लेकिन फिर भी ये लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं। अभी ये आगाज है तो अंजाम क्या होगा? अब मुझे तो प्रियंका जी ये लगता है कि अंजाम की बात की आपने, आगाज की बात की, आगाज तो देखिए हो चुका है। अब अंजाम ये होगा जिस तरह से लोकसभा सीट, देखिए जो पार्टी 5 सीट पर थी उसके बाद आप आते हैं 37 पर, तो ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। 32 सीट आप लाते हैं एक्स्ट्रा, बहुत बड़ा बदलाव है। 29 सीटों का नुकसान बीजेपी को, नुकसान हुआ बीजेपी को, और कई मंत्रियों की हार हुई है। तो इससे जो तमाम एनडीए के दल है ना, उनको ये पता हो गया है कि आने वाला भविष्य किसका है। 27 का इलेक्शन है 2 साल बाद, तो हो सकता है, मुझे तो ये लगता है कि कई एनडीए के ऐसे नेता हैं, ऐसे दल हैं जो कि विपक्ष के साथ में आना चाहते हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी तो हार ही चुकी है, बुरा हाल यहाँ पर है। तो लोकसभा का चुनाव हारना इसका मतलब यह कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी कुछ हालात ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और तमाम नेता जो शायद चाहते हो अंदर से कि अब भैया बहुत हो गया है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला है, भले ही मंत्री पद मिल गया है लेकिन वो क्या ही करेंगे, वो भी जाने वाला जब अपने बच्चे अपना फ्यूचर, हाँ वो भी जाने वाला है। दिल्ली में मीटिंग हुई, आपने देखा ना ही निषाद वहां पर थे, ना ही वहां पर राजभर थे। तो मुझे तो लगता है संकेत फिर यही है कि हो सकता है राजभर जी एनडीए से अलग होकर विपक्षी
गठबंधन से चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करीम। तो आपने सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो एक सीट मिली थी, वो भी जीत नहीं पाए, वो भी मोदी योगी के प्रचार करने के बावजूद। जो ओम प्रकाश राजभर दिन रात मीटिंग कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह से, अब हालत क्या हो चुकी है आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, बगावत शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या कहता है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।